हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका जगह प्रजापति। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये पार्ट 8 लेकर आया हूँ। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था मादा जनन तंत्र के अंतर्गत उनकी जो अंडाशय होती है, अंडाशय के बाहरी रचनाओं को और आंतरिक रचनाओं को हम सविस्तार पूर्वक कवर किए थे। आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, डिंब वाहिनी बोलते हैं। तो ये इसको आज कवर करेंगे। उसके बाद इस रचनाओं को देखने के बाद हम जाएंगे यूट्रस में। यूट्रस जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, ये संपूर्ण रचना जो है गर्भाशय की है। ये और आज ये दो कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, है ना। और समय अगर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक भी जो हमारा है ना, उसको भी चर्चा करेंगे, है ना। इसके आगे जो बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, जिसको वल्वा बोलते हैं, उसकी भी चर्चा होगी, यानी तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। ठीक है, तो आज हम देखें कि चर्चा हमको करना है क्या, वो फैलोपियन ट्यूब का। तो देखिए, इसको देखिए, समझिए ध्यान से। नंबर 2, 1 नंबर में अंडाशय ओवरी को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम करेंगे अंडवाहिनी, या इसको बोलते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी, इसको ओविडक्ट बोलेंगे, या इसको फैलोपियन ट्यूब ऐसे करेंगे। इसको आप 2 नाम से जान सकते हैं। 2 हिंदी मैंने लिख दिया, 2 इंग्लिश लिख दिया, ताकि किसी प्रकार के बच्चों को परेशानी नहीं हो, हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो। ठीक है, चलिए अब इसमें ये है कहाँ पे, इसको देखना है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा आप यहाँ पे देखिए कि फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे है, ये है फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपने देखा था अंडाशय यहाँ पे है, और अंडाशय की रचना देख लिए। उसके बाद जो भाग है हम उसकी चर्चा आज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग ये है फिम्बड़ी कहलाती है, जो अंडाशय के जस्ट नज़दीक होती है, इसको फिम्बड़ी बोलते हैं, या हिंदी में इसको झालर बोलिए। इसको फिम्बड़ी बोलते हैं। ठीक है, और ये फिम्बड़ी जो है ये ओविडक्ट का भाग नहीं है, फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे भाग है ये इनफंडिबुलम, जिसको कीपक बोलते हैं। ऐसा करता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना दूँ यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके, अब यहाँ से ऐसे करके रचनाएं हैं, उसके बाद ऐसे करके जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ की बातों को ओविडक्ट की बातें जो है मैं यहाँ पे आपको कवर कर दिया। तो ये जो अंडाशय है इसको मैंने पढ़ा इसको। आप यहाँ पे क्या अंडोत्सर्ग क्रिया जब हो जाती है, इसके पहले के वीडियो जो भाई नहीं देखे आप उसको देख सकते हो। जब अंडोत्सर्ग हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, फिम्बड़ी ये जो है, ये अंगुलिनुमा संरचना है, अंगुलिनुमा संरचना, ये इसको कैच करती है, इसको पकड़ती है, और पकड़ के यहाँ पे ये ले लेती है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ले लेती है, यहाँ से, और यहाँ से गई। अब यहाँ से क्या करती है, जो कैच करती है, अंडाशय को जो कैच करती है उसको हम बोलते हैं फिम्बड़ी। ये होता है अंगुलिनुमा संरचना, इसको झालर बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको फिम्बड़ी बोलते हैं। और ये कैच करके यहाँ ले आती है। तो सबसे पहले कहाँ ले जाती है, ये जो आप कीपनुमा रचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कीपक। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इनफंडिबुलम बोलते हैं। अब इनफंडिबुलम कहाँ है, तो यहाँ पे समझ सकते हो, इनफंडिबुलम यहाँ पर है। तो ये जो है, तो जैसे कैच करके फिम्बड़ी ले आती है, तो फिम्बड़ी के बाद कहाँ जाती है, ये कीपक में पहुँचती है। ठीक है, कौन, ये जो अंडा बना ना, प्रत्येक महीना जो एक अंडा निर्माण होता है अंडाशय से निकल के, वो पहले फिम्बड़ी कैच करती है, और कैच करने के बाद ये ऊपर की ओर पहले कहाँ जाती है, कीपक में जाती है, इनफंडिबुलम में जाती है। और यहाँ जो है सबसे पहले जानी अंडा है, और अंडा जो होती है वो मोटाइल नहीं होती, नॉन मोटाइल होती है, ये चलती नहीं है, घूम फिर नहीं सकती है। शुक्राणु
मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो रन करता है कि उसमें गति होती है, ठीक है, उसमें टेल है, पूछ है, सब गति होती है, लेकिन इसमें नहीं होता। लेकिन फिर भी ये यहाँ से आगे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे ये पहुँच रहा है, तो ये जो सिलिया, इसमें ये जो परत है अंदर के अंदर जो रचनाएँ होती है इसकी फिलिपियन ट्यूब के अंदर रचनाएँ, इसमें सिलिया पाई जाती है, ठीक है, सिलिया पाई जाती है, जिसके कारण से वो संकुचन उसमें होते रहता है इस तरह से। तो उस तरह से ये जब इसमें जाती है तो ऑटोमेटिक हिलते हिलते वो आगे प्रवेश कर रही है, ठीक है, आगे जा रही है। तो यहाँ जो कीपक है, कीपक में गया, उसके बाद यहाँ पे पहुँचती है, तो फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये जो भाग यहाँ पर है, ये जो यहाँ तक पहुँचती है, तो इसको बोलते हैं हम हैं एम्पुला। ये भाग जो है एम्पुला उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको बोलते हैं हिंदी में तुम्बिका। तुम्बिका, इसको तुम्बिका बोला जाता है। तो ये अंडा कहाँ पहुंच रही है, अंदर कहाँ, एम्पुला में पहुंच गई है। अब आगे बात करते हैं, आगे पहुंचा, फिर संकुचन होते गया, ये कहाँ, फिलिपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर में वो सब काम क्रिया हो रही है, ठीक है। तो जैसे ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे अब ये जो भाग है यहाँ पर ऐसे करके भाग हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ जब पहुँचती है इसके जगह पर, यहाँ जो भाग है यहाँ पर, इस ये रचना को बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रचना होती है ये कहलाती है आपकी इस्थमस, जिसको हिंदी होता है संकीर्ण पथ। क्या होता है, संकीर्ण पथ। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब एक सवाल आता है, बड़े इंपॉर्टेंट बातें जो बच्चों में 11-12 क्लास में अक्सर पूछी जाती है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो सबसे पहले बताइए कहाँ होती है, तो कहाँ पे हो रही है। आप देखो शुक्राणु यहाँ से है ना, ये जो शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करेगा, जब स्त्री पुरुष संपर्क करता है तो पुरुष के पेनिस के द्वारा है ना, पेनिस ये कन्वर्ट करता है, स्खलन करता है शुक्राणु को, और इसके प्रवेश द्वारा यहाँ से शुक्राणु ऐसे इस प्रकार का होता है। ये प्रवेश करके कहाँ आता है, इधर आता है, इधर आता है। तो अंडाशय प्रत्येक महीना एक बनता है, चाहे इधर बनेगा, कभी इधर बनता है, कभी इधर बनता है, ठीक है। लेफ्ट राइट हमेशा ये अंडाशय बनते रहता है। तो शुक्राणु एक बार में लगभग करोड़ों अरबों शुक्राणु यहाँ पे प्रवेश करता है, जाता है, क्योंकि शुक्राणु लगभग मोस्टली मर जाते हैं, और कोई एक ही इसको भेद पाते हैं उस अंडाशय को, वो भी जब सब कुछ उसके अनुसार से अनुकूल हो तब, नहीं तो फिर है ना वो वापस होके फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये शुक्राणु यहाँ से गया, अगर एग्जैक्ट टाइम इसका है ना डेंजर जोन में है और ये सेफ पीरियड नहीं है, ये प्रेग्नेंट पीरियड जो पीरियड्स के 11वें से 17वें दिन जो डेंजर जोन कहलाता है, उस टाइम के अंतराल अगर ये संपर्क स्त्री पुरुष का हुआ तो शुक्राणु अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे शुक्राणु ऐसे प्रवेश करता है, ऐसे पहुँचता है, ऐसे जाता है, ठीक है। इधर है, इधर जाएगा, इधर रहता है, इधर जाएगा। अब इधर ही क्यों जाएगा और इधर क्यों नहीं जाएगा, है ना। तो एक ऐसे एंजाइम्स इसके सिर पे पाया जाता है, ठीक है, जो कि और इसमें एक एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजिन एक हार्मोन्स होता है, एंजाइम्स होती है, जो कि शुक्र अंडाणु के भी पास रहता है और इसके पास भी रहता है, ठीक है ना। एंटी फर्टिलाइजन यहाँ रहेगा और फर्टिलाइजन यहाँ रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसलिए मालूम चल जाता है शुक्राणु को कि हमारा अंडाणु जो है इधर ही है, इसलिए प्रवेश करके इधर भागती है, ठीक है। तो चलिए ये सब बीएससी लेवल में है, आगे डिटेल से पढ़ा जाता है तो जानकारी मिलती है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दिया कि अंडाणु जिधर बनेगा शुक्राणु कन्वर्ट उधर ज़्यादा करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन करने वाले एंजाइम एक दूसरे के पास होता है अलग अलग, ठीक है। तो जैसे यहाँ से प्रवेश करके इधर जब गया, मान लिया गया, तो यहाँ पे ये अंडा है ना, अंडा जैसे निकल करके यहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे, यहाँ पे। और ये क्या है, किसका अंग है, ये किसका अंग है, ये फेलोपियन ट्यूब का अंग है। तो फेलोपियन ट्यूब को कितने भागों में बांटे हैं, देखिए ध्यान से। ये तो फिम्बरी हो गई, इसको क्या बोलते हैं हमें, फिम्बरी। झालर इसको बोलते हैं, झालर, जो कि अंडा को पकड़ करके कैच करके ऊपर ले जाती है। तो पहला फेलोपियन ट्यूब का पहला जो पार्ट होगा वो है कीपक, दूसरा है एम्पुला और तीसरा है संकीर्ण पथ। इसको हम अंग्रेजी में इस्थमस बोलते हैं, इंग्लिश में एम्पुला बोलते हैं और इनफंडिबुलम बोलते हैं। अर्थात इनफंडिबुलम, एम्पुला और संकीर्ण पथ, ये जो तीनों है, तीनों मिला के ही हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। ये पूरे भाग यहाँ से लेके यहाँ तक में फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये है आपको इनफंडिबुलम है, ये आपका एम्पुला है, और ये जो भाग है यहाँ पे ये इस्थमस है, संकीर्ण पथ है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं इस्थमस, और उसके बाद ये हुआ इनफंडिबुलम,
इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो भाग यहाँ पर है इसको आप कह सकते हो एम्पुला, एम्पुला, और तीनों को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, लेकिन अब सवाल 12 क्लास में जो कई बार पूछा जा गया है तो सवाल ये आता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? आप क्या ऑप्शन रहेगा आपको? फैलोपियन ट्यूब रहेगा, गर्भाशय रहेगा, ठीक है, योनि रहेगा, इसी तरह का कई ऑप्शंस रहेंगे। तो आप उसमें ऑप्शन में क्या मारोगे? बताइए, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये आपने क्या देखा कि ये फैलोपियन ट्यूब, संपूर्ण भाग फैलोपियन ट्यूब है, वहीं पे ये यहाँ पे अंडा यहाँ पे चला गया है और यहाँ से शुक्राणु जाके यहीं मिलता है, यहाँ पे, ठीक है, यहीं शुक्राणु मिलता है। तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, अर्थात कहाँ पे? इस्थमस और एम्पुला के मध्य भाग में, बीज सेंटर पे, मानव के अंदर जो मादा जनन अंग है उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब है और फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस और एम्पुला के मध्य में अंडा जब पहुंचता है तो इधर शुक्राणु भी पहुंच जाता है, वहीं पे इसका मिलन होता है। ठीक है, इसके पहले के एनसीईआरटी में, पिछले संस्करण में जो एनसीईआरटी था उसमें एम्पुला का चर्चा था कि एम्पुला के जगह पे है ना ये फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है मानव में। ठीक है, लेकिन कुछ नए संस्करण में जो आया हुआ है वो एम्पुला और एस्थमस के मध्य भाग जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, एक सवाल ये हो गया कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, मानव में जो निषेचन क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा कि भाई फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, ये मेडिकल लेवल तक में नीट में आप देखोगे, उसकी तैयारी करोगे तो वहाँ पे सवाल अक्सर दी जाती है कि इस्थमस और एम्पुला के मध्य जो भाग है, संकीर्ण है ना पथ जो है यहाँ बीच में, उसमें वहाँ पर क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। लेकिन आपका 12 क्लास का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने का वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि मानव में फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ होती है, तो आपको आंसर देना है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब ये क्या हो गया? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स नर शुक्राणु गया, ये जो शुक्राणु गया और यहाँ पे अंडाणु था, दोनों में क्या हो गया? दोनों में क्या हो गया? क्रॉस हो गया, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? निषेचन हो गया, क्योंकि ये युग्मक नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की क्रिया जो है फर्टिलाइजेशन होती है। और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा क्या बनेगा? यहाँ पे युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? ये युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट हमेशा क्या होता है? 2n होता है, मीन्स क्या? डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। और ये शुक्राणु क्या है? ये अंडाणु है, तो ये भी द्विगुणित है, ये भी 2n है। बताइए सही है या गलत? ये गलत हो रहा है। यहाँ पे क्या है? और ये अंडाणु है, अंडाणु बना है ना, ये n होती है। और ये भी शुक्राणु है, ये भी क्या होती है? n होती है। अब देखिए 2n हो गया, लेकिन जो जिससे बना है युग्मनज है ना, जिससे बना है युग्मनज, सबसे पहले देखिए यहाँ पे युग्मनज क्या होता है? युग्मनज, ये युग्मनज 2n होता है। लेकिन 2n जो निर्माण हुआ है इसका किससे हुआ है? ये हुआ है हिप्लॉयड शुक्राणु से और हिप्लॉयड अंडाणु से। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ हुआ? अंडा से। ये हुआ है फीमेल से, ये मादा से हुआ है, और ये हुआ है नर भाग से। नर के वृषण से हुआ है, वृषण में था 2n, फिर उससे निकला तो फिर n बन गया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और फिर इससे निकला अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा तो फिर n बन गया अंडाणु, अंडाणु ये शुक्राणु। माने युग्मक जो होता है हमेशा वो हिप्लॉयड होता है, मीन्स अगुणित होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये दोनों युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक, और ये दोनों मिला फर्टिलाइजेशन किया तो बन गया युग्मनज, क्योंकि 23 का हो गया 46। ठीक है, तो n मतलब यहाँ पे 46 है। ठीक है, और ये बना है किससे? तो मादा से, तो मादा में भी 46 होता है, नर में भी 46 गुणसूत्र रहता है। लेकिन निषेचन क्रिया होने जब होती है ना, होने के बाद ये क्या होता है? दोनों n मिल के ये 2n बनाता है जायगोट। अब जायगोट बन गया, अब यहीं से क्या भ्रूण बनेगा, वेस्टुला बलुस्टा सब होते होते आगे बढ़ेगा तो बेबी का निर्माण होगा। तो ये क्रिया युग्मनज जो बन गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? तो आगे यहाँ पे कहानी को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन हो गया तो युग्मनज बन गया। अब युग्मनज धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है, ये आगे आगे संपूर्ण क्रिया डिटेल्स आगे बताई जाएगी। तत्काल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो है, यहाँ से निषेचन क्रिया हो गई, युग्मनज बन गया। अब यहाँ से धीरे 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 प्रवेश करके ये जो आती है 7वां दिन यहाँ पे आ जाती है। ये है क्या है, ये है यूटेरस है, गर्भाशय है। यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है, मीन्स आरोपण प्रत्यारोपण होता है ना, ये आरोपण हो जाता है। मीन्स यहाँ पे किसी पौधे को जब हम किसी मिट्टी में गमला लगाते हैं तो वहाँ से पलना शुरू होता है, आगे डेवलप करना शुरू होता है। तो बच्चे जो डेवलप करते हैं गर्भाशय, माँ के गर्भाशय में करता है, तो ये गर्भाशय एरिया है ना, ठीक है। यहीं पे जब इस 7वां दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वां दिन बाद जो है इसका, है ना, यहाँ पे पहुँचेगा और ये क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अस्थिर हो जाएगा और यहीं पे डेवलप करना चालू होता है। लेकिन यहाँ से आने में जो प्रक्रिया है मैं उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ से आया और यहाँ पे क्या हो गया, ये इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चे यहाँ आ गए और धीरे धीरे क्या हुआ, अभी भ्रूण है, भ्रूण से फिर फीटस बनेगा, फीटस से फिर 9 मंथ हो जाएगा, फिर बच्चे बाहर आएंगे तो न्यू बॉर्न बेबी कहलाएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये बाकी कामें डेवलपमेंट क्रिया होती है और यहीं पे फिर 3 प्राथमिक जनन गेस्टुलेशन क्रिया होगी। यहीं पे, है ना, सब 3 जर्मिनल लेयर जो होता है, इंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, यहीं पे डेवलपमेंट होता है। उसको भी फिगर के द्वारा आप डिटेल से देखोगे, तब फिर बच्चे तैयार होके तब बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ गया। तो हम किसका भाग पढ़ रहे हैं, अंडवाहिनी का भाग पढ़ लिए। कौन कौन भाग, तो पहला भाग क्या था हमारा, इन्फंडिबुलम, दूसरा था इम्पुला, तीसरा भाग था एस्थेमस, और तीनों मिल के अंडवाहिनी होता है। और निषेचन क्रिया कहाँ होती है, ये एम्पुला और इस्थेमस के बीच में, आई मीन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन क्रिया। इधर से शुक्राणु जाता है, इधर से अंडाणु, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये पहुँचती है बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने अंडवाहिनी के रूप में देखा, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे कि भाई ये अंडवाहिनी हमारा क्या है, ठीक है, ये नर का भाग है कि मादा का भाग है, अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको, है ना, अब आगे बताता हूँ यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या है, ये कहाँ पे है, इसका क्या काम है और उसके कौन कौन से भाग हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी के बाद आप देखते हैं ये तीसरा नंबर है गर्भाशय। गर्भाशय जिसको हम ओम्ब बोलते हैं, जिसको हम बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जायगोट बन के यहाँ पे, है ना, टहलते टहलते मीन्स वहां से आते आते यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लांटेशन होता है, मीन्स आरोपण होता है। और आरोपण यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे डेवलपमेंट करना चालू होता है। अब ये ऐसी जगह है, ये अंडाशय, ये क्या है, अब इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे अलग करता हूँ, ठीक है। ये यूट्रस भाग हम पढ़ रहे हैं, यूट्रस गर्भाशय ये वाला भाग पढ़ रहे हैं। ये संपूर्ण भाग जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा भाग क्या कहलाता है, सब है गर्भाशय। तो यहीं पे ये बीच में आता है, यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे पलने के लिए, बढ़ने के लिए। इसका मतलब अगर कोई गर्भाशय का फंक्शन पूछे, कार्य पूछे, तो आप कह सकते हो ये निषेचित अंडाणु, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर उसके बाद जब हो जाता है उसको कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग, मींस निषेचन, और निषेचन के बाद जो है निषेचित अंड हुआ वह यहाँ आता है ना। इसका मतलब है निषेचित अंडों को ये पोषण प्रदान करता है, मींस डेवलपमेंट करने के लिए जितनी आवश्यकता चीज होगी उसको यहीं से मिलता है, ठीक है, किसे, गर्भाशय से मिलता है। तो अब इसी भाग को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए, एक एक करके हम बताते हैं। ये अप्रसवा नाड़ी, एक वैक्स अप्रसवा नाड़ी मीन्स जो ऐसी लड़कियां जिसकी शादी नहीं हुई है, वो या शादी हो भी गई है लेकिन वो माँ नहीं बनी है, प्रसव डिलीवरी उनका नहीं हुआ है, तो उसका जो यूट्रस जो है, यूट्रस गर्भाशय, उसकी साइज होगी, लंबाई की बात करते हैं, ये जो लंबाई इसकी होगी ना, उसकी लंबाई यूट्रस की होगी 8 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो मोटाई है, मोटाई जो होगी 2.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये आप ये भी जानकारी रख लीजिए, ठीक है। तो ये अप्रसवा नाड़ी जो माँ नहीं बनी है, ठीक है, और जो माँ बन जाती है उसकी साइज थोड़ी सी, है ना, कुछ सेंटीमीटर तीनों चीज में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूट्रस ये होता कहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, अंडाशय, ये भी अंडाशय है। तो ये अंडाशय जो जुड़ा हुआ किससे होता है, यहाँ पे एक यहाँ भी है, लकीर यहाँ भी है, इसको बोलते हैं, इधर भी है और इधर भी है। ये जो ओवेरियन लिगामेंट मीन्स ये अंडाशयी स्नायु जो होती है ना, इसी के द्वारा ये
जो गर्भाशय का कुछ भाग जो है यहाँ पे ऐड होता है, कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ होता है। और ये रहता है जो श्रोणिक जो भाग होता है उदर के नीचे, श्रोणिक कक्ष जो होता है कमर के नीचे, यहाँ पे आगे वाला पोर्शन, ये जो है वहीं पे ये गर्भाशय होता है। और गर्भाशय का भाग ही में बच्चे जब पलते हैं तो शायद माँ का जो है पेटों का उभार बनता है, ठीक है। ये आगे इसको श्रोणिक कक्ष बोलते हैं, तो वहीं पे ये पाया जाता है, ठीक है, गर्भाशय। और जो किससे जुड़ा होता है, लिगामेंट, ओवरियन लिगामेंट के द्वारा अंडाशय से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बात यहाँ पे ये कैसी दिखती है, अंडाशय किस प्रकार होता है। तो आप नाशपाती देखे होंगे, नाशपाती को उल्टा करके रख दीजिए और जैसा आकार दिखाई पड़ता है उसका, उसी प्रकार से इसकी आकार आकृति होती है। तो उल्टी रखी हुई एक नाशपाती आकार का होता है क्या, गर्भाशय या बच्चेदानी ओम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, मैंने अभी कहा था ओवरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये ओवरियन लिगामेंट के द्वारा अंडाशय से जुड़ी हुई होती है और श्रोणिक कक्ष के पास रहती है, ठीक है। बाकी भाग तो पूरा बॉडी से जुड़ा हुआ है ही, ठीक है। चलिए, और साथ में क्या है, ये पतली ग्रीवा द्वारा योनि, इसको भेजना बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पूरा सटा हुआ है, ठीक है। ये पतली ग्रीवा, ग्रीवा नाल ये है, ग्रीवा नाल है, इसके द्वारा आगे जुड़ा होता है। सर्विकल केनाल इसको बोलते हैं, ग्रीवा नाल। तो ये क्या होता है, ये पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। कहां से आ गया, इसके होते 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 कहां गया, सर्विकल नाल होते हुए कहां, भेजना योनि खुल गया, यहाँ पर योनि में खुलता है, ठीक है। अब यहाँ हो गया, और ग्रीवा की गुहा को ही, ग्रीवा, ये ग्रीवा जो है, ये जो पूरा गुहा है, पूरे गुहा क्या बोलते हैं, सर्विकल केनाल, जिसको बोलते हैं यहाँ पे है ग्रीवा नाल, ठीक है। तो वही है ग्रीवा की गुहा को क्या बोलते हैं, ग्रीवा नाल बोलते हैं। और जो योनि के साथ मिलकर क्या करता है, योनि के साथ भेजना के साथ मिलकर ये जन्म स्थल है ना, बर्थ केनाल का निर्माण करेगा। यही बच्चे का जन्म होता है, यही फैलता है, तो फिर बच्चे इसी द्वारा इशू होता है। ये सारी बातें आप लोगों ने देख लिया। ये किस गर्भाशय से ही जुड़ा हुआ भाग है, ये बात भी आप समझ सकते हैं। ये कुछ बातें लिख भी दिए हैं। और साथ में जो है बर्थ केनाल आप समझ गए, जन्मनाल कहते हैं। और गर्भाशय जो होता है, ये जो गर्भाशय देख रहे हैं, जिसको यूट्रस भी बोलते हैं हमें, ये 3 प्रकार के जो है उत्तक जो होता है टिश्यू है ना, उसमें बना हुआ होता है, चिकनी टाइप का, है ना। तो ये भित्ति जो है गर्भाशय की, भित्ति, ये पूरी भित्ति है, ये 3 परत की होती है। और उन तीनों क्या है, ये उत्तकों का मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहला जो बाहरी भाग है, देखिए सबसे पहला बाहरी, देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, प्लीज, जहां पे दिखा रहे हैं ये बाहरी भाग है। इस बाहरी भाग को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं परिगर्भाशय पेशी स्तर। ये क्या है, ये गर्भाशय के सबसे बाहरी पतली झिल्ली होती है। आप इसको चाहो तब लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये परिगर्भाशय पेशी स्तर क्या हुआ, ये वाला भाग है अंडाशय के सबसे बाहरी भाग जो होती है, जो पतली होती है, उसको हम पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। अब उसके बाद है सेकेंड जो होता है गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये गुद्देदार भाग जो है मोटा, ये काफी घना होता है, गुद्देदार भाग होता है, चिकना होता है। ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी, और ये वाला भाग पूरे जो यहाँ पे है ना, चौड़ा लंबा जो है, ये वाला भाग देख लो यहाँ पे, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये मध्य भाग होता है और काफी चिकना होता है। और जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है ना, तो जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब पॉजिटिव फीडबैक डिमांड करता है, आप प्रसव चैप्टर आप देख सकते हो, मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो था जो काफी स्लो था, है ना, उसमें आप देखोगे तो कैसे जन्म लिया जाता है ना। उसमें मानते हो आवाज थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप ईयरफोन लगा के शांति से सुनेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। और कोशिश करूंगा मैं, अब जब टॉपिक वहां तक पहुंचेंगे तो मैं एक न्यू वीडियो भी डाल दूं उसी का, ठीक है। तो ये उसको देखेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक डिमांड करता है कि और ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। तो उसी समय इस भाग को, ये गर्भाशय मायोमेट्रियम के भाग को संकुचन पैदा करता है, मीन्स पचकाता है, फुलाता, पचकाता फुलाता है, जगह फैलता है, जिसके कारण से ये जो सर्विकल केनाल का जो जगह फैलता है, बर्थ केनाल का जो लेयर है, ये परत है, वो फैलता है और जगह मिलता है बच्चे को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम संकुचन पैदा इसी में होता है, मायोमेट्रियम के भाग में ही संकुचन पैदा होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन वहां से हार्मोन आता है, जैसे ना, ताकि जैसे आता तैसे एकाएक फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, उसी तरह से जगह फैलता है। फिर 2-2 मिनट में फिर प्रेशर, काफी प्रेशर आता है, इससे मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां आता है। नहीं तो इस तरह से एक एसिड फेंकोगे, छनछना आती है, या कढ़ाई से में आप तेल डालते हो,
तो क्या कहते हैं पानी डालते हो तो गर्म लहिया तो छनछनाता है, उसी प्रकार एक तरफ एक्चुएट होती है और जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पे आता है तो उसमें फैल जाती है, फिर फैलता है, ऐसे कर करके ये सर्विकल कैनाल जो है बर्थ कैनाल फैलता है, जिसके कारण से वो बच्चे धीरे धीरे इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोमीडियम भाग है वही भाग है जहाँ पे प्रसव के दौरान संकुचन पैदा होता है। आप यह बात भी इसको रखिए माइंड में। ठीक, अब आता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है? अंतःस्तर है, यहाँ लिखा हुआ गर्भाशय अंतःस्तर, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये कहाँ भाग है? ये स्प्रिंग नुमा संरचना दिख रहे हैं, ये सबसे अंतिम वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग जो स्प्रिंग नुमा संरचना है इसी को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अब ये क्या है? सबसे गर्भाशय का सबसे अंतःस्तर है, सबसे अंदर वाला स्तर है और यहीं पे मासिक चक्र का सारी क्रियाएं होती है। मासिक चक्र जो इसी से है ना आता है, और जब ये ब्लड पूर्णा होता है, जब मासिक धर्म फिर दोबारा रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो यहीं पे ये स्राव होता है, यहीं पे ब्लड गिरता है। ठीक है, इसी से ब्लड गिर के फिर योनि के माध्यम से आता है। और ये पहुंचता कैसे है? तो जब यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला अगर हो गई तब तो सारा चीज जो अंडाणु बना शुक्राणु बना दोनों मिलकर अगर बना तो फिर पीरियड बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो फिर ये नहीं गिरेगा। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए पीरियड्स हुआ, संपर्क भी हुआ, लेकिन महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं बनी तो शुक्राणु भी है, अंडाणु भी यहाँ पे है, खासकर ये अंडाणु जो बना यहाँ पर, यहाँ तो रहेगा तभी क्या होगा? ये तो लिक्विड फॉर्म उस समय रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है, वो क्या होगा? इसी के द्वारा यहाँ पर भी अंदर आएगा और यहाँ पे क्या होता है? इसी लेयर में जमा हो जाता है, इसी पे। ठीक है, जमा हो जाता है और जब प्रेशर पड़ता है, जब टाइम आता है उसका, जो मादा हार्मोन जो होता है ना, LH है, लुटिनाइजिंग हार्मोन है ना, FSH है और मादा हार्मोन भी है, वो हार्मोन उस समय क्या करती है? जब जैसे 28 दिन रिपीट होता है तैसे क्या होता है? मासिक धर्म के रूप में ये क्रैक होता है। ठीक है, फटता है और फटने के बाद जो है जो गंदगी जो है उसी ब्लड निकलता है, उसी ब्लड में समझो कि अंडाणु भी है वहां पर। ठीक है, और मरा हुआ शुक्राणु भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह अंडाणु तो है ही, वो सारे इसी के रूप में ब्लड के बारे में रुक करके ये बाहर निकल जाती है। 1 या 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन किसी में होता है मासिक धर्म। ठीक है, तो सारे पुराने ब्लड जो हैं इधर से भी वो निकल जाता है। इसकी चर्चा हम मासिक धर्म टॉपिक जब पढ़ेंगे तो फिर भी फिगर के साथ थोड़ा बोर्ड में बताएंगे कि कब कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन क्या करते हैं। तो ये जो इंडोमेट्रियम वाला भाग हमारा है वो उसमें मासिक चक्र का जो सब काम होती है वो इंडोमेट्रियम में ही होता है। और मायोमेट्रियम में जब प्रसव होता है तो उसमें संकुचन पैदा होता है, उस जगह को फैलाने का काम करता है और ये बाहरी परत है जो सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और ये हो गया पूरा। आप यूट्रस के बारे में समझ गए होंगे। अब यूट्रस का फंक्शन क्या है? फंक्शन तो ये भी सब सारा फंक्शन ही मैंने बताया। और साथ में यहाँ जो बच्चे आके यहाँ पे जो आते हैं और इम्प्लांटेशन होके यहाँ पर डेवलपमेंट चालू होता है, बच्चे का विकास होता है, सब तीनों लेयर बनता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। वो उसमें कभी आंख, नाक, सारा पूरा बॉडी के जो अंग है सारे बनना शुरू होता है। 0 सप्ताह से लेके 9 महीना तक जो डेवलपमेंट होता है उसकी चर्चा सब यहीं पे होती है। उसका टॉपिक मैं अलग से बताऊंगा कि 1 महीने के बच्चे कितना है और क्या उसका बढ़ा, क्या कहते हैं, क्या जन्म लिया है, क्या उसमें नए अंग उत्पन्न हुआ है, वह अंग किस लेयर के अंतर्गत आता है। 3 जनरल लेयर रहता है। ठीक है, और तीनों जनरल लेयर से मिलकर पूरा बॉडी बनता है। ठीक, तो सारा चीज यही होता है, उसको गैस्ट्रुलेशन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा यूट्रस के बारे में। तो आज आप लोग उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि आज मैंने आपको बताया गर्भाशय और इसके पहले मैंने आपको चर्चा किया फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ से है? यहाँ से फैलोपियन ट्यूब की चर्चाएं शुरू होती है झालर के बाद से, है ना। झालर क्या होता है सारी चर्चा मैंने कर दिया। उसके बाद इन्फेंटिबुलम है, इम्पुला है और एक्समस, तीनों भाग है फैलोपियन ट्यूब का, है ना। यही फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन क्रिया होती है और मानव में निषेचन क्रिया अंतःनिषेचन होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतःनिषेचन। तो मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने अंतःनिषेचन होता है क्योंकि ये महिला के शरीर के अंदर में फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है और शुक्राणु अंदर जाता है और वहां पे दोनों कनेक्ट करता है। इसलिए हम ये सवाल बना सकते हैं कि मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है, बोलिएगा अंतः या बाहर। तो सवाल आएगा ऐसा तो बोलिएगा अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर होता है? तो वो इस्थमस और एम्पुला के मध्य होता है, संकीर्ण पथ पे। ठीक है, और उसी बीच में। ये बात आप लोगों ने देखा आज
अंडाशय के, ये क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में और गर्भाशय के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाह्य ज्ञानेंद्रिय जनन अंग जो है उसको लेकर आऊँगा। उसके साथ ही वीडियो ये मानव जनन अंग वहीं पे नेक्स्ट वीडियो में ये एंड हो जाएगा। उसके बाद इसी समय जो बातें होगी और बताया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर हमारे चैनल को कोई बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो या देखने वाले जो पर्सन है अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और कुछ जो भी सुझाव आपको देना हो, आपको कुछ कमी लगे या कुछ आपको अच्छा लगे तो वह भी बात भी आप कमेंट्स द्वारा मुझे बताने की कोशिश करें, है ना, ताकि मैं आपके सजेशन को अगर अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।